तो हमारे पास ये क्विज है आपके सामने, ठीक है। सो क्विज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो हमने डेल ऑपरेटर को बताना है कि डेल ऑपरेटर स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, या बोथ है। तो इधर देखो कैसे। तो डेल ऑपरेटर इक्वल होता है डेल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के कैप। ऑफ कोर्स अगर गौर से देखें, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आई कैप, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जे कैप, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ के कैप, दुनिया में जब भी ऐसा हो कि हमें आई कैप जे कैप के कैप दिखे, तो हमने याद रखना है कि ये हमेशा डायरेक्शनल वेक्टर्स है, डेरिवेटिव वेक्टर्स के। ये सिर्फ वेक्टर्स के अंदर हम लोग डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं। जैसे मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर डब्ल्यू वी इज इक्वल टू एक्स आई कैप हो प्लस वाई स्केयर जे कैप हो प्लस, बल्कि एक्स वाई जी की बजाय ना आई शुड यूज नंबर, ताकि आसानी मेरे विजुलाइज करने में। ये देखो, अगर 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, और यहाँ पर ले लूँ 6 5 के कैप, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है ना, ये इस तरह का है। देखो ऐसे करके, ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो इस पॉइंट पर है, जहां पर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 है, जी एक्सिस से डिस्टेंस 4 है, और इसको ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, तो ये वेक्टर बना है। समझ आई कैसे? इसको कैसे प्लॉट करते हैं, ये समझ आई कि नहीं, बताओ भाई। समझ आई कि नहीं बच्चों? जवाब तो दे दो आगे से। बताओ बेटा। बता दो भाई, क्या हुआ है, समझ आई कि नहीं? मैम एक बार फिर बता दें। ओके, मुझे बार बार ध्यान से सुनना था। मैंने कहा कि डब्ल्यू जो है ना, दुनिया में सारे के सारे वेक्टर्स, दुनिया में सारे के सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के, जैसे ये देखो वेक्टर्स बनते हैं किस तरह, इधर देखो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट मी चेक दैट। इधर देखो, बहुत ध्यान से आंखें बंद करके सुनना, आंखें बंद नहीं मतलब आंखें खोल के देखो कैसे बनते हैं वेक्टर्स। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ 2,3, ठीक है, 2,3। अब मैं जब भी इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगी ना ओरिजिन से उस पॉइंट तक, मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जिसने ओरिजिन को ज्वाइन कर दिया उस पॉइंट तक, तो यहाँ पर वेक्टर बन गया। ये वेक्टर की डेफिनेशन है। समझ आइए वेक्टर कैसे बनता है। Vector is formed whenever we joined a whenever we joined a point from origin through a line segment। समझ आई? यस मैम। याद है? तो इस वेक्टर को हम लिखते किस तरह है? आपने वेक्टर साइज इनके ऐसे देखे होंगे, 2 i कैप प्लस 3 j कैप। लेकिन ये वेक्टर तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन ये वेक्टर जिंदगी में बनता है ऐसे है। समझ आई कि नहीं? आई? आई कि नहीं? यस मैम आई है। बेटा इतनी डरी हुई क्यों है? नहीं समझे तो दोबारा बता देते हैं। तो जिंदगी में हमेशा याद रखना कि जब भी आपको जिंदगी में कोई ऐसी चीज दिखे जिसके पास आई कैप हो, जिसके पास जे कैप हो या के कैप हो, तो हमेशा याद रखना ये तीनों होते हैं वेक्टर के पास ही सिर्फ। समझ आइए, ये वेक्टर्स के डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं, सॉरी डायरेक्शनल एक्सिस है। समझ आई? आई कैप जे यस। कैप के कैप सिर्फ वेक्टर्स के पास होते हैं। अब ये को इस क्विज के सवाल को बहुत गौर से देखो। उसने सवाल में मुझसे पूछा, आपसे पूछा, ये बताओ भाई कि डेल ऑपरेटर क्या है। तो आपने सोचा डेल ऑपरेटर क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। आपने डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला खोला, आपको पता चला डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला ये था। अब देखो, डेल ऑपरेटर के फॉर्मूले में आई कैप जे कैप के कैप प्रेजेंट है। और याद रखना, ए आई कैप जे कैप के कैप किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हमेशा सिर्फ वेक्टर्स के अंदर। दैट इज वाई हमने कहा डेल ऑपरेटर एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ आई कि नहीं बच्चों? आई आ बात गई। समझ? पक्की बात है, सबको समझ आई है? अल्लाह के बंदे तुम लोग सोए हुए हो? बेटा अब सुबह के 10 बज रहे हैं, अब तो उठ जाओ। यस मैम आ गई है। पक्की बात है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो है ये, ग्रेडियंट ऑफ एक्स गिव्स अस स्केलर। इसको बताओ, सबको वैसे तो काफी बच्चों ने सही जवाब दिया, लेकिन ये बताओ, समझ आई ग्रेडियंट का आंसर वेक्टर क्वांटिटी कैसे निकलता है? पता है कि नहीं भाई, कि दोबारा बता दूं? हाँ जी पता है। चलो ठीक है, वेल डन, आगे बढ़ते हैं फिर। अगर इनको पता है तो भी सबको पता है। ठीक है, आपको पता है तो बेटा सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास ये, वी कैन नॉट टेक
डैश ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। और ये काफी बच्चों ने गलत किया हुआ है, काफी ज्यादा रेशो है, ये देखो इतनी ज्यादा रेशो है जिन्होंने गलत बताया। तो बताते हैं, वी कैन नॉट टेक डैश ऑफ वेक्टर फंक्शन। हम वेक्टर फंक्शन का ग्रेडियंट नहीं ले सकते, लेकिन वेक्टर फंक्शन का डिवर्जेंस भी लेते हैं, वेक्टर फंक्शन का कर्ल भी लेते हैं। बताओ भाई ऐसा क्यों है? मैम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से। बिल्कुल सही बताया, वेल डन। हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है, और हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, और एक मेरे पास स्केलर फंक्शन है। हमेशा याद रखना, हम ना जब भी अपने डेल को मतलब डेल ऑपरेटर को फंक्शन पे लगाते हैं ना, स्केलर फंक्शन पे, तो वहां से आता है कहानी में ग्रेडियंट। जब भी हम अपने डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना वेक्टर फंक्शन के साथ, तो कहानी में आता है डाइवर्जेंस। जब भी अपने डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना वेक्टर फंक्शन के साथ, तो कहानी में आता है कर्ल। तो याद रखना, हम वेक्टर फंक्शन के डेल ऑपरेटर के साथ क्या नहीं कर रहे, सिर्फ डाइवर्जेंस नहीं कर मतलब ग्रेडियंट नहीं कर पा रहे, बाकी हर के केस में वेक्टर फंक्शन ही है। बात समझ आई? डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों के केस में हम लोग वेक्टर फंक्शन आ जाते हैं कहानी पर, बट इन केस ऑफ ग्रेडियंट हमारे पास वेक्टर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन होता है। ये डिफरेंस था। और किसी को कोई डाउट है इस बात में तो बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। है डाउट? है डाउट? है डाउट? अल्लाह के बंदों में कितनी बार ये सबको बताऊं कि बार बार कमेंट चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिखने से अटेंडेंस नहीं होती, अटेंडेंस आपका क्विज अटेम्प्ट करने से होती है। अभी भी दिखाया है शुरू में, ये देखो, आपने क्विज में अपना रोल नंबर लिखा ना, ये देखो, ये आप सबके जो रोल नंबर है मुझे आ गए हैं, ये देखो मिल गए ना मुझे, पूरा पूरा नाम और रोल नंबर सब कुछ मिल गया है। मैं इसकी बेस पे आपकी अटेंडेंस लगा दूंगी। तो आप लोगों को ना मुझे स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत है, ना अपना रोल नंबर बताने की जरूरत है, मुझे ऑटोमेटिकली डाटा रिसीव हो जाता है। समझ आई कि नहीं? अल्लाह करे भाइयों। आखिरी सवाल देखते हैं कि डाइवर्जेंस जब भी जीरो होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब सोचने की बात है कि डाइवर्जेंस बनता कैसा है। डाइवर्जेंस होता है डी डॉट वी से। डी डॉट वी जीरो है, तो डी डॉट वी का जीरो है, इसका मतलब है इनके दरमियान का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है। डाइवर्जेंस जीरो है तो डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट से ही बनता है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है 100%। इतने बच्चों ने इसे गलत किया, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के बंदो, डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस बनता किस तरह है? डॉट प्रोडक्ट से। अगर डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर जीरो है, तो इसका मतलब है डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर फंक्शन से वो भी जीरो है। ये बात सबको समझ आई कि नहीं? किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो, मैं बता देती हूँ। बेटा मुंह से बोलो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आई है कि नहीं आई? मैम आ गई है। पक्की बात है? चलो भी मेरे आगे को भी बढ़ते आ हैं। गई है। जी। नहीं आई? किसने कहा नहीं आई? किसी ने कहा नहीं आई? ये मुझे खुद ही से आवाज आ रही है। बेटा जल्दी, कोई इतना टाइम नहीं है, जल्दी बोलो यार, हमने आगे नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ना है। मैंने आज चैप्टर खत्म करवाना मैम है। किसी ने भी नहीं कहा। आ गई है समझ के नहीं है? कोई है बता दो आखिरी बार। आगे बढ़ते हैं भाई। डाइवर्जेंस हमेशा याद रखना, डाइवर्जेंस का आंसर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसे स्केलर आंसर होता है, ये देखो, हमारे पास डाइवर्जेंस के अंदर डेल ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ वेक्टर फंक्शन का। अब हमेशा याद रखना डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है। दैट इज वाई इसका आंसर हमेशा एक स्कॉलर आएगा। सिमिलरली कर्ल के अंदर हम क्या करते हैं, हम डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर फंक्शन के साथ। तो क्योंकि वो ये परफॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो आई होप कि तुम लोगों को ये सारी कहानी ना अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। अब लेट्स डू, जल्दी से एक सवाल कर लेते जो उन्होंने मैं सवाल भेजा है। वो सवाल ये है, हमने क्या फाइंड करना है इस सवाल के अंदर। इस सवाल को थोड़ा सा मैं जरा, एक सेकेंड, लेट मी डू दिस। ओके, जल्दी से हम सवाल सॉल्व करने, टाइम नहीं है ज्यादा। ओके, दोबारा से जूम इन हो जा, जूम इन हो जा, इधर आ जाओ। अब इस सवाल को गौर से देखें, थोड़ा सा पेन आगे, पेन हमारे पास ये देखो। अब मुझे पहली बात सब बच्चे बताओ, ये जो सवाल मुझे दिया गया है, ये वेक्टर फंक्शन है या स्केलर फंक्शन है? मैम वेक्टर फंक्शन है क्योंकि इसमें आई जे और के है। वेल डन, पूरी क्लास में यही बच्ची, बेटा आप मेरी फेवरेट बच्ची हो। आपने मेरे दिल में घर कर लिया, बिल्कुल सही बताया, वेल डन। अब उसने कहा शो दैट कि इसका के डल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए। ये अगर गौर से देखो तो असल में कर्ल ऑफ ए है। उसने कहा है प्रूफ करो कि कर्ल ऑफ ए जीरो है। अब सोच के बताओ, जब कर्ल ऑफ ए या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फंक्शन विद डेल ऑपरेटर जीरो है, इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है,
इसका मतलब है डेल ऑपरेटर और वेक्टर फंक्शन एक दूसरे के क्या है अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो? पैरेलल यार, पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल पैरेलल। तो हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाई, यहाँ लिखेंगे आई कैप, यहाँ लिखेंगे जे कैप, यहाँ पे लिखेंगे के कैप। पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल वाई, पार्शियल बी। उसके बाद हमने ए कंपोनेंट लिखा इस वेक्टर का। फिर हमने यहाँ पर लिखा बी वेक्टर, मतलब दूसरा कंपोनेंट। और यहाँ पर हमने लिखा तीसरा कंपोनेंट। समझ आ गई? अब देखो किस तरह फाइंड करेंगे, मैं आपके सामने लेकर दिखाती हूँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनेंट लेना तो आता ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ तसल्ली के लिए आपको दोबारा ले देती हूँ। देखो कैसे करेंगे। आई कैप एज इट इज, और यहाँ पे आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, और साथ में ये वाला कंपोनेंट, समझ आई? एक्स जी कैप -2। फिर आएगा यहाँ पे माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और फिर आएगा ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, थोड़ा साफ पाक लिखने की कोशिश करते हैं हम। एक्स का स्क्वायर +2y, 2y+x का स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख लो। फिर यहाँ पे आएगा -j कैप, और अब हम लिखेंगे ये वाला। तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, विच इज 3 एक्स जी का स्क्वायर -2। और माइनस आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और साथ में आएगा पार्शियल पार्शियल जी ये वाला कंपोनेंट। समझ आई कि नहीं? 2x+z का क्यूब। समझ आ रही है मैं कैसे परफॉर्म कर रही हूँ? इतना आता होगा ना आपको, आता है ना इतना तो? फिर आएगा के कैप, यस और मैम। फिर आता है हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और अब ये वाला कंपोनेंट आएगा, विच इज एक्स का स्क्वायर +2y, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, और साथ में कंपोनेंट आएगा 2xy+z का क्यूब। और ये खत्म हो गया। अब देखो मैं ऊपर ऊपर से करने लगी हूँ, देखो ऊपर ऊपर से क्या होगा, ऊपर ऊपर से। अब देखो y विद रिस्पेक्ट टू y करना है पार्शियल डिफरेंशिएट, तो इन दोनों के पास y नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो बाकी सारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। विद रिस्पेक्ट टू z करना है, इसके पास भी नहीं है, तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि z कंपोनेंट ही नहीं है इसके पास। समझ आई कि नहीं? आ रही है ना? आ रही है जी ना? मैम आ रही है। शुक्र अल्लाह का। अब ये देखो यहाँ पर x पर है, तो यहाँ पे ये देखो x पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x का 3z खाली, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो z तो एज इट आएगा। जी स्क्र एज इट इज, 2 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे -j एज इट इज आएगा, ऐसे करके कर लेते हैं। और यहाँ पे भी देखो, विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा +z, माइनस आना, माइनस आना, माइनस आना, माइनस आना। पूछो कैसे माइनस आना है? बिकॉज ऑफ दिस माइनस यार, ये माइनस आएगा, जी स्क्वायर। बात समझ आई किस तरह की है? पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। तो ये इसे करके क्या आया, आंसर जीरो। के वाला कंपोनेंट भी जीरो हो गया, आई वाला कंपोनेंट भी जीरो हो गया। यहाँ देखो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x, इधर से यहाँ से करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो यहाँ पे -2x आएगा। तो यहाँ पर देखो के कंपोनेंट भी कट गया। समझ आई किस तरह आंसर जीरो आ गया? प्रूव हो गया कि कर्ल जीरो के इक्वल है। आई समझ के नहीं आई जी भाई? मैम आ गई है। पक्की बात है ना? हो गया पहला सवाल। जी अब आज जो दूसरा पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा, काफी गंदा है, लेकिन अब क्या हो सकता है, गंद इज गन। दूसरे पार्ट में उससे हमसे क्या पूछा है कि फाइंड अ स्केलर फाई सच दैट दिस फंक्शन। अब इसमें से हमने स्केलर फाइंड करना है। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। इधर देखो, मुझे अब समझ आया कि बच्ची ने सवाल क्या किया था, फंसी कहाँ थी वो बच्ची। मैं भी सोचती इतने आसान सवाल उसने क्यों किया। इधर देखो, अब उसने सवाल ये है कि ए इक्वल है इसके, समझ आइए। और ये अगर गौर से देखो तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई नहीं है। समझ आई कि नहीं भाई, बताओ आई कि नहीं समझ? यस आई है। अभी देखो ये ए वेक्टर है, तो अभी मैं मुझे पता है यहाँ पर ना ए वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है, ये ए1 है, ये ए2 है, ये ए3 है, मुझे पता है। लेकिन मैं अभी आपको जनरली प्रूफ करके दिखाती हूँ, जनरली। उसके बाद में अंदर जो ए1 की वैल्यू है, ए2 की वैल्यू है, ए3 की वैल्यू बाद में डाल दूंगी। बात समझ आई? डाल के दिखाऊंगी, कहीं जाऊंगी नहीं। यहाँ पर हम इसका ए1 ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ए1 आई कैप +ए2 जे कैप +ए3 के कैप। समझ आइए? जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ ए इज इक्वल टू ये वाला कंपोनेंट आई कैप, ये वाला कंपोनेंट जे कैप, ये वाला कंपोनेंट के कैप। समझ आई? अब आ जाओ प्लस। अब डेल ऑपरेटर किसके इक्वल होता है? डेल ऑपरेटर इक्वल होता है पार्शियल और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के कैप। समझ आई? और फाई मेरे पास, फाई को मैं फाई को भी लिख सकती हूँ, फाई को फाई रहने दो। समझ आइए? स्केलर फंक्शन है ना। अब अगेन
डेल ऑपरेटर के साथ ये अंदर फंक्शन चला जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा A1 A2 यहाँ आ जाएगा, प्लस A3 के कैप, प्लस पार्श माइनस आना, यहाँ इस इक्वल का साइन आना, यहाँ आएगा भाई इक्वल पार्शल ओवर पार्शल एक्स फाई आई कैप, प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई फाई जे कैप, प्लस पार्शल ओवर पार्शल के के नहीं जी है, जी आना, जी 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 आएगा और साथ में फाई आएगा, जी और फाई और के कैप। यहाँ किसी को टेंशन है? अब मैं आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने लगी हूँ, यहाँ गौर से देखो, तो दोनों साइड पे वही है वेक्टर्स, दोनों साइड पे वही है वेक्टर्स ना। और भाई अल्लाह के बंदो है कि नहीं यस है? मैम। और आप देखो यस वेक्टर्स, मैम। वेक्टर्स दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब है पहला कंपोनेंट एक वेक्टर का दूसरे कंपोनेंट से इक्वल है, मतलब पहले का आई कैप दूसरे के आई कैप के इक्वल है, दूसरे का अब देखो दोनों का जे कैप जे फैक्टर जो है ना, वो एक दूसरे के इक्वल है, और दोनों का तीसरा कंपोनेंट भी एक दूसरे के इक्वल है। ये सिर्फ तभी हो सकता है व्हेन दो वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर। बात समझ आई? और जहां से निकलेगा A1 जो है वो इक्वल है पार्शल ओवर पार्शल एक्स फाइव के, यहां से निकलेगा A2 इक्वल है पार्शल ओवर पार्शल वाई इसके, और A3 इक्वल है पार्शल ओवर पार्शल जी के। बात बताओ समझ आई कि नहीं? आई बात समझ के? कोई भी नहीं आ रही यस अल्लाह के मैम। बंदो? यस मैम वही आई है। है। अब जो ए कंपोनेंट है वो ये वाला ए कंपोनेंट, ये क्या है? ए कंपोनेंट में लिख देती हूँ 2xy प्लस जी एक्स, जी का क्यूब आ गया, वो इक्वल आ गया, जी का क्यूब आ गया, वो इक्वल आ गया पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाइव के। बात समझ आई? अब दूसरा कंपोनेंट में कैसे मिलेगा? दूसरा कंपोनेंट में ऐसे मिलेगा, वैसे तो हमें यहीं से मिल सकता है, हम इसे इंटीग्रेट कर तो मिल सकता है। हाँ ठीक है, हमें मिल गया, ये देखो मिल गया पहला कंपोनेंट। अब मैं आपको एक काम कहूँ आपसे, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा कंपोनेंट मिला है ना, अभी इन सबको अभी संभाल के कोई इनको एंड पे यूज करेंगे। अब देखो इसको मैं क्या करने लगी हूँ, इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इंटीग्रेट करोगे ऐसे करके, इंटीग्रल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाइव आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रल 2xy प्लस जी का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया। ये बात तो समझ आई सबको कैसे किया मैंने? आई होप समझ आई हो, समझ आई होगी, समझ आई होगी, समझ आई होगी, परेशान नहीं होना ज्यादा भी। अब ये देखो, ये देखो, ये dx है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ये dx इस dx से करके ये इसके, उनके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो यहाँ बचेगा फाइव विच इज इक्वल टू, अब देखो क्या होगा, एक्स के स्क्वायर के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, तो टू टू से उड़ गया, तो ये बचा, समझ आई? प्लस वाई जी क्यूब यहाँ आ गया, जी क्यूब के साथ एक्स आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे हमने लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं ना C1। अब मैं यहाँ पे C1 नहीं यूज करूंगी। अब जब भी हमने फंक्शन को, वो फंक्शन मेरा जो फाइव फंक्शन है, ये बन के मेरे पास बना है एक्स से, वाई से और जी से। व्हेन वी इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम विद वाई और जी को क्या ट्रीट करते हैं? फाई और एक्स, जी को क्या इंटीग्रेट, बच्चा बताओ ना भाई, जी और वाई क्या बन जाता है अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करोगे तो? कांस्टेंट। कांस्टेंट। यहाँ पे याद रखना, अब मैं C1 नहीं, मैं एक कांस्टेंट यूज करूंगी G1, जो कि जिसमें y और z है, और क्योंकि y और g जो है z, वो कांस्टेंट है, तो आई कैन राइट इट एज। ये बात सबको समझ आई है कि नहीं? अब ये बात हजम कर लो अगर आपने पहली जिंदगी में पहली दफा सुनी है तो। ये मैथ्स में हम बहुत दफा करते हैं, लेकिन अब आपने पहली दफा देखा तो इट डज नॉट मीन कि होता नहीं है। इस बात की सबको समझ आई कि नहीं? ओडी पढ़ी है? ओडी पढ़ी है ना? पढ़ी है आ ना? गई है। ओडी में हम ये करते थे, याद आ गया ना? शुक्र है। अब देखो ये बन जी गया। मैम। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास आंसर बना है ना, ये बन गया। अब हमने क्या करना है कि ना, इसको ना पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। ये जो आंसर आया है ना, ये जो आंसर आया है ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई, बल्कि विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। जी मैम।
अब बाद में कहना खिचड़ी पक गई है मैम। खिचड़ी तो पकेगी, लेकिन ये सॉल्व ऐसे ही होता है सवाल, ठीक है, सॉल्व ऐसे ही होता है। अब पार्शली इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में y आ गया। यहाँ पे देखो y 1 हो जाएगा, x का स्क्वायर बचेगा, समझ आ गई किस तरह। प्लस अब विद यहाँ पे 0 हो जाएगा बिकॉज वो फैक्टर नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा y, ये, अच्छा मैं दूसरी तरह लिख देती हूँ। समझ आया मैंने यहाँ पे 0 क्यों किया, एक्स जी का स्क्वायर, जी के क्यूब एक्स को। भाई उसके पास y ही नहीं था, तो y ही नहीं था, जी बाकी सब मैम, कुछ आ गई है कांस्टेंट है। समझ। समझ आ गई है। अब जी। देखो ये आंसर आ गया। हमने पार्शियल डिफरेंशिएट कर लिया। अभी तो देखो बहुत ध्यान से, ये देखो, ये देखो ना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। पार्शियल ओवर पार्शियल जी, जब भी हमने फाइव को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं ना y के रिस्पेक्ट में, तो वो इक्वल था a2 के। तो मैं इन यहाँ पर a2 की वैल्यू लिख दूंगी, समझ आइए। अब a2 की वैल्यू भाई यहां से आएगी। a2 की वैल्यू क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2y। एक्स का स्क्वायर प्लस 2y, अब मैं वो लिखूंगी। यहाँ हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2y। क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2y। तो यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जी ऑफ एक्स। ये लो। और अब मेरी बात देखो, दोनों साइड से कटिंग हो रही है, ये इस कट गया, दोनों साइड पे सेम था ना, समझ आई कि नहीं। काट सकते हैं हम, काट सकते हैं भाई, काट सकते हैं, मान लो काट सकते हैं। अब यहाँ पे बचेगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जी ऑफ जी, और ये इक्वल है 2 जी के। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। जिंदा होके सब चले गए अपने अपने घरों में। उन्होंने कहा मैम तो काम लगी हुई है, हम अपना काम करते हैं जाके, है ना। नहीं मैम, अल्लाह का शुक्र है जिंदा है। जिंदा है, चलो अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा ये देखो, पार्शियल और पार्शियल वाई और जी आ जाएगा, और यहाँ पे ये लो ऐसे कर कर, और विद रिस्पेक्ट टू वाई की है, इज इक्वल टू 2y और dy आ जाएगा। अब देखो बहुत ध्यान से, अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इन्वर्स होता है। यहाँ बचा g, ये देखो, ठीक है, ये तो एज इट इज आ जाएगा। और 2 वाई की इंटीग्रेशन होगी y का स्क्वायर ओवर 2, तो यहाँ पे बचेगा खाली y स्क्वायर। समझ आई, आई होगी भाई, क्या होगा, इंटीग्रेशन की है। प्लस अब मुझे लिखना आ है गई है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कहानी बहुत ध्यान से सुनना। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कहानी में पहले क्या था, हमने जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया था, तो y और z को कांस्टेंट माना था, और हमने वो एक फंक्शन लिखा था। अब विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो हम क्या चीज कांस्टेंट मानेंगे, z एक्सिस को। तो यहाँ पर आएगा h ऑफ z। ये मैं खुद से बना रही हूँ, एच ऑफ जी, जी ऑफ जी। आपको दिल करे तो आप एस ऑफ कुछ भी ले सकते, मतलब जो सा वेरिएबल आपको अच्छा लगे। बात समझ आई। तो ये देखो आ गया। अब ये जो आंसर आया ना, ये जो आंसर आया ना जी का, ये अहो प्यार से लिखना है, प्यार से हम लिखते हैं, प्यार से। ये जी की वैल्यू ना ऊपर डाल दो, ऊपर जाके सवाल में। ये जो जी की वैल्यू है ना, जी ऊपर सब्स्टिट्यूट करूंगी। ऊपर कहाँ, ये देखो जी कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे जी की वैल्यू। ठीक है। अब जी का आंसर मैं ऊपर डालती हूँ तो क्या बनता है, ये देखो हमारे पास सिचुएशन बनती है, फाइव इज इक्वल टू क्या है, एक्स का, इसके मैं थोड़ा ज्यादा जूम आउट कर लेती हूँ। फाइव इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर वाई प्लस जी का क्यूब, प्लस अब आएगा वाई का स्क्वायर, मैं जी ऑफ जी की जगह ये इसका फंक्शन लिख रही हूँ, प्लस एच ऑफ एक्स। बताओ भाई समझ आ गई है। लिख देती हूँ इन वन, और इसको हम कह लेते हैं वन के इक्वल है। समझ आई मैंने क्या किया है, बताओ। कोई इतराज तो नहीं हो रहा ना दुनिया में, इतराज हो रहा है। अब नहीं। पूरी कहानी में जो काम हमने वाई के लिए किया था ना, अब अगेन हम क्या करेंगे, अपने फाइव फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जी इंटीग्रेट करेंगे। अब घूमना ना कहना मैकेनिक्स दुनिया की सबसे मुश्किल किताब है। नहीं मुश्किल नहीं है, अभी थोड़ी मुश्किल लग रही है, पहली दफा मुश्किल होगी, वरना मुश्किल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू। अब जब मैं पूरा सवाल सॉल्व कर लूंगी ना, तो आपको समझ आएगा कि व्हाट आई हैव डन। अभी आपको समझ आएगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन रुक जाओ। ये देखो विद रिस्पेक्ट टू जी, मुझे लगता है पूरा लेक्चर हमारे से ही लगेगा वैसे। अब विद रिस्पेक्ट टू जी, विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, तो इस फैक्टर के पास जी है, 0 आ जाएगा। इसके पास आएगा देखो जी स्क्वायर प्लस जी, प्लस अब देखो विद रिस्पेक्ट टू जी, ये लो पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और साथ में आ गया जी। समझ आई। तो बच्चा यहाँ से पार्शियल ओवर पार्शियल जी, फाइव इज इक्वल टू 3 जी का स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी एच ऑफ जी।
समझ आ गया कि नहीं हुआ भैया? आई होप कि आ गई हो। अब क्या करना है, जैसे पहले काम किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। और ऊपर जाना है और देखना है कि पार्शियल ओवर पार्शियल जी जो है वो ए के थर्ड कंपोनेंट के इक्वल है। पार्शियल ओवर पार्शियल जी, ये देखो ए के थर्ड कंपोनेंट के इक्वल नजर आ रहा है, इसके इक्वल है। तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? इक्वल टू ए थ्री कंपोनेंट सवाल से मैंने लिखा नहीं हुआ यहाँ पर, मैं पीछे से जाके दोबारा देख कर आती हूँ। ए थ्री कंपोनेंट, तो यहाँ पर आएगा, अब सवाल बन जाएगा ए थ्री कंपोनेंट क्या है, वो ये है, ये कंपोनेंट है x3। ओके, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। x 3x z का स्क्वायर, 3x z का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू, बल्कि पहला काम हम करते हैं इसको इंटीग्रेट करने का कि नहीं, पहले हमने इंटीग्रेट करना है, लेट मी चेक दैट। पहले इंटीग्रेट किया, उसके बाद हमने, हाँ, पहले हमने उसको इंटीग्रेट करना है भैया, मैं तो इंटीग्रेट करना ही भूल गई। पहले हमने इंटीग्रेट करना है, एक सेकेंड। पहले हमने इंटीग्रेट किया, उसके साथ वैल्यू पुट करनी है, फिर करना। अच्छा, वैल्यू पुट करते हैं। 3 - 2 आएगा, -2, -2, और फिर इक्वल आएगा 3 z का स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी f(z). समझ आइए? मैं थोड़ा सा वापस जूम इन कर देती हूँ। हाँ जो, अब क्या करेंगे, अब पूरी कहानी में जरा देखते हैं। ओके ओके ओके, मुझे लगता है ये मेड अ मिस्टेक है, कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 3x नहीं आना चाहिए। एक सेकेंड, लेट मी चेक दैट, जो ऊपर इंटीग्रेशन किया ना वहां की गलती हुई होगी। हाँ ये देखो, यहाँ पे x प्रेजेंट है ना, ये देखो, ये वाला x मैंने खा लिया था। समझ आइए? तो 3z का स्क्वायर, ये देखो 3x, और यहाँ पे x भी आता है साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। समझ आइए? और यहाँ पे x भी आएगा, और अब यहाँ पे भी x आएगा। और अब ये देखो, मुझे कैसे पता चला था, मुझे इतना पता चला कि ये इससे कट रहा है। समझ आइए कि नहीं? कहानी मैंने अपने घर से नहीं बनाई, ये देखो ये बन गया, ये पार्शियल और पार्शियल जी f(z) इज इक्वल टू। अब मुझे सोच के बताओ, मैं किसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगी? मैम किसके जी पे। रिस्पेक्ट में करूंगी? z के रिस्पेक्ट में। मुझे पार्शियल डेरिवेटिव खत्म करके h की वैल्यू चाहिए। अभी मैं ना आपको बताती हूँ कि व्हाट आई हैव डन, फिर आपको सारी कहानी एकदम समझ आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू z। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो यहां से बचेगा ये z, और साथ में बचेगा अपना -2z। समझ आ गई है? -2z, और साथ में बचेगा एक फैक्टर बचेगा, प्लस प्लस z। बस, कहानी खत्म। अब मेरी बात सुनो, अब प्लस c नहीं लिखूंगी, कोई भी कांस्टेंट नहीं लिखूंगी। पूछो क्यों? कांस्टेंट कोई नहीं आएगा, बताओ क्यों? क्योंकि जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, तो y और z को क्या लिया था? कांस्टेंट। फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू z वाई इंटीग्रेट किया, तो z को कांस्टेंट लिया। अब विद रिस्पेक्ट टू z किया है, तो कांस्टेंट खत्म ही हो गए। समझ आई है? तभी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। वो आई के नहीं, वही लग बंदो। अब मेरे पास, अब ये जो नया मैम फंक्शन, यही है। ये देखो, ये ये अब मैं इसके अंदर पुट करूंगी एज की वैल्यू, तो मेरा फंक्शन 5 बन जाएगा। और ये सवाल में कहता ना 5 बनाओ, तो 5 बन गया, अब सवाल खत्म। मतलब ऊपर से देख लो फंक्शन 5 है क्या था, ये फंक्शन था। थोड़ा जूम आउट करती हूँ, फंक्शन हमारे पास 5 था, इधर देखो ना, थोड़ा सा, ये देखो। तो देखो, 5 of z इज इक्वल टू x² प्लस z³ प्लस y² -2x -2z, ये आंसर आ गया। अब बताओ भाई, सबको समझ आई कि इसका आंसर ये कैसे निकला है? ये देखो, आंसर चेक कर लेते हैं पीछे से। पक्की बात है ये निकला होगा, 100% गलत हो ही नहीं सकता भाई। नकारा सा लॉजिक, ओहो घूम ही गया, क्या था 3 पॉइंट? कौन सा सवाल था बेटा? कौन सा सवाल सॉल्व कर रहे थे? घूम ही गया सवाल। मैम यही था 1.38। 1.38, ये था। और अगर गौर से देखो बेटा, गौर से देखो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 5 इज इक्वल टू x²5 इज इक्वल टू, ये देखो हमने बिल्कुल एकदम, माशाल्लाह मैथ को तो कमाल ही हो गया, बिल्कुल सही किया है। 5 इज इक्वल टू x² प्लस z³ x प्लस y² -2z। समझ आया? आंसर बिल्कुल ठीक है। समझ आई कि नहीं? अब सुनो जी मैंने आ क्या गई। किया। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, पहले पहली बात सुनो बहुत ध्यान से। ये देखो, मैं पूरा रोड मैप आपके सामने लिखती हूँ, हमने कैसे फाइंड करना है। रोड मैप,
ये हर किस्म के सवालों में ऐसा ही होगा। मैं एक बात बताऊं, वैसे मुझे एक बात बताओ, मुझे तो ये लगता है ये लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला, ये लाइन इंटीग्रल का, ये ना असल में लाइन इंटीग्रल का वो है अपना, ये मेथड 2 है ना। ये देखो, बच्ची इतनी सियानी है जिसकी कोई हद नहीं, उसने मेथड 2 मुझसे करवाया है। ये देखो मेथड 2, ये मेथड 2 जो मैंने आपको मेथड अभी सिखाया है ना, ये लाइन इंटीग्रल को ऐसे सॉल्व करते हैं। मैंने जो आज यही पढ़ाना था आपको। अब मैंने आपको लाइन इंटीग्रल नहीं बताया कि क्या होता है, लेकिन आपको लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना आ गया है। समझ आई इंटरेस्टिंग बात। अब देखो क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई कि ए वेक्टर जो था वह इक्वल था डेल फाई के। ठीक है, डेल फाई क्या बोलो, डेल फाई है, डेल फाई का मतलब ये फाई जो है वो स्केलर फंक्शन है, और उस पर डेल ऑपरेटर लग रहा है, इसका मतलब है वो इक्वल है ग्रेडियंट ऑफ फाई के। बात समझ आई। ग्रेडियंट ऑफ फाई का, अब ग्रेडियंट ऑफ फाई अभी मैंने थोड़ी पहले बताया, इसका आंसर ये क्या होता है और ये क्या होता है। इसके पास भी दो, ये भी एक वेक्टर है, A1 आई कैप, ओहो, A1 आई कैप, J1 के कैप, और इधर देखो ये भी एक वेक्टर है, और ये भी एक वेक्टर है। अब दोनों एक वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स का आई कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल है, दोनों वेक्टर्स का जे कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल है, दोनों वेक्टर का के कंपोनेंट मेरे पास इक्वल है। अब देखो मेरे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, हमारे पास सिचुएशन ये बनेगी कि जो A1 है ना वो इक्वल आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ फाई के, और मेरे पास A2 इक्वल आएगा, इक्वल रखने के बाद इसके इक्वल आएगा, और मेरा A3 इसके इक्वल आएगा, पार्शल ओवर पार्शल जी और फाइव के। अब मेरी बात ध्यान से रखना। अब मैंने पूरी कहानी में ना कोशिश, पूरी कहानी में फाइंड क्या करना था, मैंने निकालना था, पूरी कहानी में निकालना था अपना ये वाला फंक्शन, पूरी कहानी में अपना ये फंक्शन निकालना था, मैंने फंक्शन ये निकालना, ठीक है। फाइव फाइंड करना था, सवाल ये था कि फाइव फाइंड करके दो, है ना, यही था ना सवाल। अब मैं कैसे फाइंड करूंगी। अब अगर गौर से देखो तो मेरा A1 कंपोनेंट इक्वल है, A1 कंपोनेंट इक्वल है किसके, किसके इक्वल है, पार्शियल और पार्शियल एक्स फाइव के। अब इसमें से, अब एक फंक्शन जिसके पास डेरिवेटिव है और उसका फंक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन। अभी देखो पहला स्टेप क्या करना है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ आइए। अब जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करूंगी ना, तो क्योंकि एक्स के विद रिस्पेक्ट में करूंगी तो मेरे पास वाई और जी कांस्टेंट होंगे, तो याद रखना मैं एक फंक्शन साथ में लिखूंगी फाई और जी, मतलब यहाँ पे जी लिया, जी के अलावा कुछ भी ले सकते, मतलब कोई भी फंक्शन लिखना है, ठीक है। इस केस में ये आंसर आएगा। अब इस केस में जो मेरा आंसर आएगा ना, मैं इसका, अब ये देखो अगला अगला स्टेप की तरफ मैंने मुझे मूव करना है, तो अगले स्टेप के पास क्या है, वाई है, पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरे पास ये जो कांस्टेंट फंक्शन बना है ना, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई। समझ आ गई है। अब मैंने क्या करना है, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करूंगी, जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करूंगी ना, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू, अल्लाह माफ फरमाए, उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि जब, कि मैं अपना फाई को, अब मेरी बात सुनो, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कट गया, तो यहां से क्या बचेगा, फाइव बचेगा, फाइव बचेगा ना, फाइव बचेगा ना, फाइव बचेगा कि नहीं बचेगा। यस मैम। तो इसका जो फाइव का आंसर आएगा ना, अब मैं उसको अब मैंने इधर से कहानी को इधर मूव करना दूसरे स्टेप पे, तो मैं फाइव का क्या करूंगी, डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको इक्वल पुट करूंगी इसके, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा, फिर ये इसके इक्वल होता है। समझ आइए। फिर जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा उस कहानी में पार्शियल ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा। अब पार्शियल ओवर पार्शियल वाई को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई। समझ आइए। फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करोगे तो फाइव फंक्शन आएगा, फिर फाइव फंक्शन आएगा तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म होगी ना वो विद रिस्पेक्ट टू जी आएगी। फिर अब मैं विद रिस्पेक्ट टू जी आ गई, तो इसका मतलब मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाने के लिए मुझे फिर से इंटीग्रेट करने का पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू जी। समझ आई। और फिर विद रिस्पेक्ट टू जी इंटीग्रेट करने के बाद मैं अपने पार्शियल फंक्शन को इक्वल रखूंगी A3 के, फिर इंटीग्रेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू जी, और जो आंसर आएगा ना, अब जो आंसर आएगा फाइव का, उसके पास कोई कांस्टेंट नहीं होगा, फिर जो आंसर आएगा ना उसके पास कोई कांस्टेंट नहीं होगा, और उस कांस्टेंट को मैं पुट कर दूंगी इधर सवाल में वापस, मेरे पास फाइव फंक्शन बन जाएगा। यही हमने एग्जैक्टली किया है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह, इधर देखो। अब अंडर 1 मिनट रह गया क्लास खत्म होने में, ये देखो।
पहले हमने ये देखो दोनों कंपोनेंट निकाले, हमने दोनों कंपोनेंट निकाले। देखो A1, ये देखो A1 कंपोनेंट पार्शियल ऑफ पार्शियल x के इक्वल है, A2 कंपोनेंट इसके इक्वल है, A3 इसके इक्वल है। हमने उसके बाद सबसे पहले इंटीग्रेट किया विद